अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीएसएस ब्लूप्रिंट में सैयदा उमैमा। अच्छा, लेट्स कंटिन्यू विद आवर अवेयरनेस सीरीज विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। आज इस सीरीज़ का ये हमारा सेकंड पार्ट होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द रूल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ अपीयरिंग इन सीएसएस। ठीक है, चलें जी। अब सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट 1 पे जो हमारे पास डिस्कशन होता है, ठीक है, वो होता है कि कट ऑफ डेट क्या होती है जो डिटरमाइन करती है किसी भी एस्पायरेंट की एलिजिबिलिटी को। ठीक है, जो यानी कि कट ऑफ डेट जो होती है इन एवरी ईयर, ठीक है, वो आपकी होती है 31st डे ऑफ दिसंबर, ठीक है, ऑफ द प्रीसीडिंग ईयर, द ईयर ऑफ प्रीसीडिंग ईयर, द ईयर ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि जैसे कि अब कोई एस्पायरेंट है, वो अपेयर होने वाला है सीएसएस 2026 में, सही। तो इनकी जो कट ऑफ डेट बनेगी वो बनेगी 31 किसकी? दिसंबर की। कौन से साल की? 2025 की। ठीक है, अब जैसे कि अब यही सिमिलर जो कैंडिडेट है, इसकी एज आपकी इसकी जो डीओबी बनती है, ठीक है, लेट्स अज्यूम इनकी डीओबी होती है फर्स्ट 2026 की, तब ये जाके 31 ईयर्स के हो जाते हैं। ठीक है, सही। अब यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू कट ऑफ डेट इनकी एज कौन सी काउंट होगी? इनकी एज ही काउंट होगी क्योंकि वो न्यू साल में उनकी डेट ऑफ बर्थ है, मगर जो कट ऑफ डेट है वो 31 है, तो 31 विद रिस्पेक्ट टू 31, ठीक है, इनकी 30 ईयर्स ऑफ एज काउंट की जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से ये एलिजिबल हो जाएंगे आराम से केसेस में अपेयर होने के लिए। ठीक है, इस तरीके से यानी कि कट ऑफ डेट जो होती है वो इस तरीके से आपकी काम करती है ईच ईयर। ठीक, आप इस चीज़ को देखते हुए अपनी कट ऑफ डेट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ कट ऑफ डेट का पता होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाद वक़्त कैंडिडेट्स को नहीं पता होता कि भाई कब उनकी यानी कि एज यानी कि ज़्यादा हो रही है, ओवर हो रही है, 30 से प्लस जा रही है, तो जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ आ जाते हैं। वो लोग डॉक्यूमेंट्स भी भर के भेज देते हैं और फिर इंटर्न वहाँ से रिजेक्शन आ जाती है, तो काफ़ी उनका टाइम भी और उनकी एफर्ट भी ज़ाया होती है। अच्छा, उसके साथ साथ जो कट ऑफ डेट है सही आपकी, वो ये डिटरमाइन करती है कि जो सही क्या चीज़ डिटरमाइन करती है एलिजिबिलिटी ऑफ कैंडिडेट किस टर्म्स में, सही एज के लिहाज से, अभी जो मैंने बताया, क्वालिफिकेशंस के लिहाज से और डोमिसाइल के लिहाज से भी। ठीक है, जो कट ऑफ डेट है वो इन सब की, इन तीनों की, ठीक है, एलिजिबिलिटी पे टिक करती है। ठीक, अच्छा जी, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा एज लिमिट का। अब एफपीएससी के जो मैक्सिमम एग्जाम्स होते हैं तो उनमें एज लिमिट आपके पास आ जाती है 21 to 30 ईयर्स। ठीक है, कट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कट ऑफ डेट। ठीक, अब इन्होंने फिर वही एग्जांपल दी हुई है। अच्छा, जो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है सीएसएस 2018 की, वो आफ्टर द 2016 रिफॉर्म जब हुए उसके उस दौरान सही काफ़ी चेंजेस की गई सब्जेक्ट्स के लिहाज से भी जो हम ऑप्ट करते हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशंस एंड दीज रूल्स एंड रेगुलेशन के लिहाज से भी। तो आफ्टर सम टाइम 2019 में इन्होंने क्या कहते हैं ऑफिशियल डॉक्यूमेंट अनाउंस किया था, और आप जाके देख सकते हैं एफपीएससी की जो वेबसाइट है उस पर ये प्रोवाइडेड है स्टिल। ठीक है, वहाँ पे सारे आपको अबाउट 22 पेजेस का पूरा ये डॉक्यूमेंट है, जहाँ से जो मेन यानी कि जो एस्पायरेंट के रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स हैं, जहाँ पे अक्सर एरर्स ज़्यादा होते हैं, मैंने वो मेन पॉइंट्स निकाले हैं। ठीक है, उनको डिस्कस करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये आप जाके पढ़ सकते हैं जिन्हें पढ़ना हो। तो एफपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे 22 पेजेस का आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। वहाँ पे ये एग्जांपल दी गई है कि ये है कि फॉर सीएसएस 2019 कैंडिडेट्स बॉर्न बिफोर 31 दिसंबर 1988 और आफ्टर 1 जनवरी 1998 वर इनेलिजिबल। ठीक है, यानी कि 1 जनवरी 1998 के बाद जो होंगे वो मेरे ख्याल से 21 के बिलो होंगे, एंड 1988 से जो पहले के होंगे वो 31 अबव होंगे। तो इस वजह से इन्होंने ये, ठीक है, आपके यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट which is the most common and sought after point, that is upper age relaxation। ठीक है, for specific categories। यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन एफपीएससी प्रोवाइड करता है वो मैक्सिमम 2 ईयर्स की प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, अब इसमें आपके पास टोटल आपकी जो यानी कि ग्रुप्स आ जाते हैं, कैटेगरीज आ जाती हैं, वो टोटल 6 होती हैं, जिनके बेसिस पे आप ये जो ऑप्शन है ये अवेल कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आती है शेड्यूल कास्ट या बुद्धिस्ट कम्युनिटी। अब जो लोग यानी जो एस्पायरेंट्स इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनके पास सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए, ठीक है, उनकी लिंकेज का, और वो भी डीसी से या उनसे हायर अथॉरिटी ऑफिसर से इशू हुआ होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो सेकंड पॉइंट पे आपके पास आ जाते हैं जो रिकॉग्नाइज्ड ट्राइब्स हैं, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के परमानेंट रेजिडेंस होने चाहिए, एक स्पेसिफिकेशन ये भी है। ठीक है, उनको उनके पास भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर से वही डीसी से इशू हो या तो उनसे हायर ऑफिसर से इशू हुआ हुआ सर्टिफिकेट जो ये शो करे कि भाई आप फॉलोइंग बिलो एरियाज से बिलोंग करते हैं। अच्छा, वो एरिया आपका बलूचिस्तान का प्रोविंस हो गया, ट्राइबल एरियाज हो गया, फॉर्मल एक्सक्लूडेड एरियाज आ जाते हैं उसमें, और अपर टनवाल एरिया आ जाता है। अच्छा जी,
ट्राइबल एरियाज में हमारे DI खान आ जाता है, पेशावर आ जाता है, मर्दान आ जाता है और हज़ारा डिवीजन आ जाती हैं। एक्सक्लूडेड एरियाज में DG खान आ जाता है, राजनपुर डिस्ट्रिक्ट आ जाती हैं, एंड अपर तंगल में आपके पास हज़ारा डिवीजन आ जाती है, ठीक है। अच्छा, एट द थर्ड पे आपके पास आ जाते हैं परमानेंट रेजिडेंस हो आज़ाद कश्मीर के, सही सेम वो ये सर्टिफिकेट होना चाहिए कंसर्न डिवीजन से, इसमें DC हो सकता है या तो हायर ऑफिशियल से इशू करवाया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर आपके पास परमानेंट रेजिडेंस हो कहाँ के, GB के, गिलगित बल्तिस्तान के। एंड GB के वो इलाके हैं, गिलगित का इंक्लूड होता है, डायमो का होता है, बल्तिस्तान का होता है, हैदर का होता है और ओनशी का होता है, ठीक है। सेम वही बात की जो सर्टिफिकेट जो प्रूव करेगा वो DC की तरफ से इशू होना चाहिए या वही फिर हायर अथॉरिटाइज ऑफिशियल से इशू होना चाहिए। अच्छा, जो अब फिफ्थ कैटेगरी है, ये हमारे यहाँ जो स्पेशल कैंडिडेट्स होते हैं, स्पेशल से हमारा जो डिसेबल लोग होते हैं उनको यानी कि ये ऑप्शन प्रोवाइड करने का एक मेथड क्रिएट किया है कि इसमें डिसेबल लोग कौन सी डिसेबिलिटी काउंट होती है, जो फिजिकली इम्पेयर्ड होते हैं, हियरिंग या स्पीच में जिनके मसला होता है या विजुअली इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इन लोगों का जो यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी होता है वो या तो फेडरल या फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिसर से उनको इशू करवा के शो करना होता है, ठीक है। एट द 6 पॉइंट हमारे पास वो ग्रुप आ जाता है, ठीक है, या वो कैटेगरी आ जाती है जो इन सर्विस में होती है, किसके, गवर्नमेंट सर्विस होते हैं, ठीक है, या आर्म फोर्स पर्सनल होते हैं, ठीक। अब यहाँ पे भी कुछ एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एक कैसे ज़्यादा 2-3 रिक्वायरमेंट होती हैं। वो रिक्वायरमेंट ये है कि एटलीस्ट 2 साल की कंटिन्यूस सर्विस होनी चाहिए कट ऑफ डेट से पहले। कट ऑफ डेट वही डेट जो अभी मैंने यहाँ पे आपको ये वाली डेट सारी समझाइए ये। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास होना चाहिए डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट। अब ये डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट क्या होता है? डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट आपका NOC होता है, इन कॉमन लैंग्वेज, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपकी गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ ये है कि कौन इसमें तकरीबन खास से 5 ग्रुप्स आ जाते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते हैं 2 साल की 2 इयर्स की रिलैक्सेशन के लिए। अच्छा, वो 5 ग्रुप कौन से? नेशनलाइज्ड बैंक्स, SBP, वापडा, रेगुलेटरी बॉडीज, ठीक है, ऑटोनॉमस एंड सेमी ऑटोनॉमस बॉडीज, ठीक है। ये 2 साल की जो आपकी रिलैक्सेशन है वो हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, एंड लास्ट पे हमारे पास जाती है जो EOL होती है, आपकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव होती है, राइट, वो आपकी सर्विस पीरियड के अंदर काउंट नहीं होती, राइट, जिसकी वजह से आपको इसकी, जैसे कि अगर एक एस्पायरेंट है वो गवर्नमेंट में काम कर रहा है, अब 2 साल में से उसने तकरीबन 6 मंथ्स की उसने EOL ले ली, ठीक है, 6 मंथ्स की EOL ले ली। अब कट ऑफ डेट उसकी लेट्स अज्यूम बनती है अभी 2025 की दिसंबर की, ठीक है, 31 की, मगर इसी यानी कि लास्ट अगर हम कैलकुलेट 23 से लेकर 25 तक, 23 में ही वो अपॉइंट हुआ था, 6 मंथ्स की ले ली, तो वो उसकी यानी कि 2 साल की जो सर्विस पहली पॉइंट पे मांगी गई है वो, तो वो पूरी नहीं होती। जब 6 निकल गई तो आपके पास तकरीबन 1.4 ईयर्स आपके पास बचे, ठीक है, तो ही इज़ इनएलिजिबल, ठीक है, फॉर एज रिलैक्सेशन। चलिए, अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास लिमिटेशंस सही विद रिस्पेक्ट टू आर एज रिलैक्सेशंस कौन कौन सी है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने बता दिया था डॉक्यूमेंट में, वो ये था कि सिर्फ एक कैटेगरी पे ही आपको एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। ये नहीं कि कोई एक पर्सन है, जैसे कि वो आपका फेडरल गवर्नमेंट का कोई पर्सनल है इन सर्विस, वो आ गया जी, वो कहता है कि मेरा बुद्धिस्ट कम्युनिटी से ताल्लुक है, मैं फाटा से भी बिलोंग करता हूँ या मैं बलूचिस्तान से भी बिलोंग करता हूँ, तो मुझे इसका मिलना चाहिए दोनों ग्रुप्स का, तो नहीं, नो, दिस विल नॉट हैपन, चाहिए, वहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है। और फर्दर उसके नीचे उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि यही रूल्स हैं जो अबव गिवन है, इसके अलावा हम और रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे, चाहिए। अच्छा जी, इसके बाद अब हमारे पास आ जाती है डेट ऑफ बर्थ के रूल्स एंड रेगुलेशन। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन कौन से डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करती है FPSC हमारी, ठीक है, मैट्रिक सर्टिफिकेट सही, सेकेंडरी स्कूल का जो लीविंग सर्टिफिकेट होता है या हायर सेकेंडरी स्कूल का जो लीविंग सर्टिफिकेट होता है वो, बर्थ सर्टिफिकेट सही, और उसके साथ साथ जो क्रिश्चियन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बैप्टिज्मल या बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सही। ये टोटल 4 सर्टिफिकेट हैं जो किसी भी एस्पायरेंट की बर्थ वेरीफाई करने के लिए FPSC हमारी एक्सेप्ट करती है, सही। अच्छा, वहीं पे इन्होंने डॉक्यूमेंट में इन्होंने एक चीज़ और मेंशन की है कि इन चारों में से, इन ऑल ऑफ दिस 4, ठीक है, ये कमीशन जो है हमारी वो डिसाइड करेगी कौन सी सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कैंडिडेट पे नहीं है कि भाई कि मेरे इसमें ज़्यादा एज लिखी हुई या इसमें कम लिखी हुई तो मैं ये सबमिट करा दूँ, नहीं, ये FPSC की तरफ से आती है डॉक्यूमेंट, ठीक है भाई, क्या एक्सेप्टेबल है और क्या एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद इन द लास्ट उन्होंने इस सेक्शन में मेंशन किया नोन चेंज अलाउड। इसका क्या मतलब कि एक दफ़ा डेट ऑफ बर्थ आपने क्लेम कर ली, एक्सेप्ट कर ली, आपने मेंशन कर दी, कहीं पे भी कोई से भी कहना चाहिए आपकी ट्राई या अटेम्प्ट के
पेपर में आपने नंबर 1 जब आप अटैम्प्ट करो उस वक्त आपने मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद फर्दर एग्ज़ाम्स में या सिलेक्शन में वो डेट ऑफ बर्थ कभी चेंज नहीं होगी। तो जब भी कैंडिडेट या एस्पायरेंट्स, जब आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स सही ऑनलाइन फिल करें, ठीक है, तो प्रॉपर तरीके से फिल करें, वही चीज़ें फिल करें जो आपके पास अपने पास खुद के पास मौजूद है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें लिखी हैं ध्यान से मेंशन करें। सेकेंडली, डबल ट्रिपल टाइम उसको रीचेक करके फिर चीज़ें सबमिट करें। यहाँ पे बहुत दफ़ा ऐसे मैंने लोग देखे कि जिनके साथ ये इशू होता है, जिसकी बिना पे उनका यानी कि पूरे साल यानी कि ज़ाया हो जाते हैं प्रिपरेशन के। तो प्लीज़ इसके ऊपर बहुत ध्यान रखें। अच्छा जी, अब 5th पे हमारे पास आ जाता है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट है। तो इन्होंने सबसे पहले मांगा है कि 2nd डिवीज़न होनी चाहिए, ग्रेड C, चाहे किस चीज़ में, बैचलर्स डिग्री की, किसी भी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से। अगर कोई फॉरेन डिग्री करके आए तो उसकी आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा HSC से, ठीक है। ये सेम इन्होंने वही बात, मस्ट होल्ड फॉरेन डिग्री होल्डर्स मस्ट प्रोवाइड एन इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम HSC, इन्होंने दोबारा मेंशन कर दिया, ठीक है जी। जो तो ये पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है। अब एक इशू यहाँ पे आता है कि डिग्री कंप्लीशन बिफोर कट ऑफ डेट। अब यहाँ पे ये मेंशन करते हैं कि इफ़ अ कैंडिडेट हैजंट रिसीव्ड द डिग्री बाय द कट ऑफ डेट, ठीक है, they must submit a certificate from the degree awarding institute confirming all requirements have been met, right? The degree must be submitted before the final result. अच्छा, जब सेकंड पॉइंट में बाद में आते, पहले इससे क्या मुराद, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि यानी कि पास स्टूडेंट्स हैं, अब वो बैचलर्स अपनी कंप्लीट करेंगे, ठीक है, उनके वो 2026 में अप्लाई करना चाह रहे हैं, उनका 2025 की यानी कहना चाहिए आपके कंप्लीशन हो रही है डिग्री की अगस्त में हुई है, ठीक है, या तो अगस्त, तो फिर भी काफ़ी दूर मैंने बोल दिया। लेट्स अज्यूम आपने कर आके दिसंबर में आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या करें जी, अब यहाँ पे जो इन्होंने ये बात की है कि सर्टिफिकेट फ्रॉम द डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट, ये कौन सा सर्टिफिकेट है, ये आपकी ट्रांसक्रिप्ट है भाई, ठीक है। ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो आपको अलाउ करती है, अगर आपके पास मौजूद है आप पेपर में बैठ सकते हैं, ठीक है, आप MPT दे सकते हैं, सही। ट्रांसक्रिप्ट का होना बहुत ज़रूरी है, सही। अच्छा, अब जो ये सेकंड पॉइंट की जो उन्होंने बात की है कि डिग्री मस्ट बी सबमिटेड बिफोर द फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट से मुराद कि आपने MPT क्लियर कर लिया, ठीक, प्लस रिटन आपका हो गया बहुत अच्छा, ठीक है, ये हो गया, आपका इंटरव्यू हो गया, ठीक है, वो भी बहुत अच्छा हो गया। तो वो ये कह रहे हैं कि अब ये तीनों चीज़ें हो गई। अब इससे पहले जो पीरियड यानी अनाउंसमेंट से पहले थोड़ा सा आपका पीरियड होता है जिसमें आप अपनी ये डिग्री जो है निकलवा के प्लीज़ सबमिट करा दें, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें, सारे प्रोसेस को कंप्लीट करना होता है, एक चीज़ को रीचेक करना होता है, ठीक है, उनका ये मतलब है। अच्छा जी, अब जो थर्ड आपका पॉइंट है वो कहते हैं कि 3rd डिवीजन ग्रेड D इन बैचलर्स डिग्री। अब इससे क्या मुराद, अब जैसे कोई कैंडिडेट है जिसका D ग्रेड आ गया या तीसरी डिवीजन आ गई बैचलर्स की डिग्री में, तो अब वो कैसे एलिजिबल हो सकता है, तो इस तरीके से एलिजिबल हो सकता है कि उसने मास्टर्स की डिग्री की भी हो पूरी, ठीक है, और मास्टर्स की डिग्री में उसने हायर डिवीजन हासिल की भी हो, मतलब कि CBA, ठीक है, CBA इन तीनों में से, ठीक है। ये तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि ये होनी चाहिए, बैचलर्स में भी मांगी जा रही थी, तो मास्टर्स में भी यही चीज़ डायरेक्ट आपकी अप्लाई हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अगर ये नहीं होता और आपके पास खाली बैचलर्स की डिग्री है और ग्रेड D है उसमें, तो आप कुछ भी कर लें, आप इनएलिजिबल होंगे पेपर में बैठने के, पेपर में क्या इवन के कहना चाहिए कि चलें आपको MPT तो चलें आप किसी तरीके से दे देंगे, मगर वो आपको पेपर में नहीं आने देंगे। अच्छा जी, अब नेशनैलिटी के लिहाज से हमारा क्या क्राइटेरिया है, अगर हम देखें तो पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए, वो तो हर यानी कि आपकी फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, उसमें ये मेन रिक्वायरमेंट होती है, सही। उसके साथ साथ वो लोग जो जम्मू एंड कश्मीर से जिनकी यानी कि नेशनलिटी होती है वो ड्राइव कर होते हैं, वो भी एलिजिबल हैं, ठीक है, सेम दोनों प्रोविंशियल फेडरल लेवल पे यही बात की जा रही होती है, सही। अच्छा जी, विद रिस्पेक्ट टू मैरिज, अब जो कैंडिडेट यानी कि जो मैरिड है उनके लिए यहाँ पे नेशनलिटी की क्या बात बनती है। अच्छा, यहाँ पे नंबर 1 एक पॉइंट पे इन्होंने बात की है कि कैंडिडेट्स मैरिड टू अ नॉन पाकिस्तानी, ठीक है, यहाँ पाकिस्तान का रहने वाला नहीं है, उनके साथ मैरिड है, वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। मगर इसमें भी आपके पास एक्सेप्शन आ जाती है, वो एक्सेप्शन ये है कि इफ़ मैरिड टू अ फॉरेन नेशनल say from a country recognized by the federal government with prior government permission, eligibility remain intact. इससे क्या मुराद, अब जैसे कि कोई एस्पायरेंट मैरिड है फॉरेन नेशनल से, उस कंट्री से जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज करती है, ये चीज़ नंबर 1, ये चीज़, ठीक है। नंबर 2, गवर्नमेंट की परमिशन प्रायर, पहले से ही गवर्नमेंट की परमिशन मौजूद होनी चाहिए, तो उस इन दोनों चीज़ों की बेसिस पे आपकी जो एलिजिबिलिटी है पेपर में अपेयर होने की, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स भेजने की, वो इंटैक्ट रहती है, आपके पास मौजूद रहती है। अच्छा जी, अब डोमिसाइल के लिहाज से, डोमिसाइल एज यू ऑलरेडी नो, ठीक है, बोथ फेडरल और प्रोविंशियल लेवल पे
बहुत यानी कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि ये आपको दोनों लेवल्स पे पोस्टिंग दिलवाते हैं जॉब की, ठीक है। ठीक, उसके अलावा कोटे की बेस पे आप कहाँ से अपेयर हो सकते हैं ये भी शो करते हैं। लाइक यहाँ पे वही बात जो मैंने अभी की है, सीट एलोकेशन के लिए, ठीक है। ये फेडरल गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे ये डोमिसाइल देखते हुए फाइनलाइजेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स की जाती है। अच्छा, जो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, ये आपकी जो अथॉरिटीज़ होती हैं प्रोविंशियल लेवल, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज एज पर द लॉ आपको इशू करें वो, ठीक है। इसका होना बहुत ज़रूरी होता है, इवन कि इसके बगैर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये यानी कि हर लेवल पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो ये सारी चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं, ठीक है जी, अभी तक। तो इसके साथ साथ अभी जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये जो हमारी सीरीज़ होगी ये मैक्सिमम 7 to 8 यानी कि मैंने टारगेट किए कि वीडियोस में ये सारी अब जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो आपका विद रिस्पेक्ट टू CSS पूरा हो जाएगा, सही है इंशाल्लाह ताला। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। तो स्टे ट्यून विद मी, ठीक है, फॉर फर्दर अपडेट्स एंड फॉर फर्दर अवेयरनेस इंशाल्लाह ताला। दिस इज सैयदा मेमनी एंड साइनिंग ऑफ टुडे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।